हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम संप्रभुता का एकलवादी सिद्धांत जो जॉन ऑस्टिन ने दिया था उसे देख चुके हैं और आज हम देखने जा रहे हैं संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत या प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी। संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा या प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, इसके प्रमुख प्रतिपादकों में नाम लिया जाता है लियो डिग्वी का, लॉस्की का, मैकाइवर का, बार्कर का, और भी कई विद्वान हैं, ह्यूगो क्रैब हैं। संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा में हमने देखा कि एकलवादी जो विचारक हैं जैसे जॉन ऑस्टिन है, वो संप्रभुता को निरंकुश, अविभाज्य, अदेय, अखंडनीय और असीमित बताते हैं और राज्य को सर्वोपरि सर्वोच्च संस्था बताते हैं। उसके आदेशों को कानून बताते हैं, केवल उसके आदेश ही कानून होते हैं, ऐसा ज़्यादातर लोग कहते हैं। तो ये सारे लक्षण हम संप्रभुता के एकलवादी अवधारणा में देख चुके हैं। बहुलवादी अवधारणा इससे भिन्न बात करती है। ये विचारक इससे डिफरेंट और बिल्कुल अपोजिट बात करते हैं और ये इस तरह की असीमित संप्रभुता या राज्य की सर्वोच्चता या राज्य के आदेश ही अंतिम होते हैं या अंतिम सत्ता राज्य के पास होती है को नकारते हुए अपनी बात कहते हैं। तो यहाँ हम पहले इसका बहुत संक्षेप में एक बार सार देख लेते हैं। बहुलवादी अवधारणा क्या है संप्रभुता की। यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत वह सिद्धांत है जो राज्य के संप्रभुता के परंपरागत एकलवादी सिद्धांत का खंडन करते हैं। ये राज्य को समाज की एक आवश्यक संस्था तो मानते हैं किंतु उसे असीम प्रभुसत्ता से वंचित कर देना चाहते हैं तथा समाज की अन्य संस्थाओं को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते हैं। ये राज्य को सर्वोच्च समुदाय नहीं मानते बल्कि अन्य समुदायों की तरह का ही एक समुदाय मानते हैं। ये सरल शब्दों में हम कहें तो ये संप्रभुता को बहुत सारे टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं। बहुल वर्ड जो है बहुत सारे समुदायों में संप्रभुता को बांट देना चाहते हैं और सभी संगठनों को महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब एकलवादी तो सिर्फ राज्य को सर्वोच्च संस्था मानते हैं, संप्रभुता एक है वो राज्य के पास है। ये सभी समुदायों को इक्वली इम्पोर्टेंट मानते हैं और ऐसी किसी भी धारणा का निषेध करते हैं कि राज्य सर्वोपरि संगठन है या उसी के पास निर्णय करने की अंतिम शक्ति है। संप्रभुता बहुत सारी समुदायों में बटी हुई हो सकती है। हेसियो नाम के एक विद्वान कहते हैं कि बहुलवादी राज्य ऐसा राज्य है जिसमें सत्ता का केवल एक स्रोत नहीं है, यह विभिन्न क्षेत्रों में विभाजनीय है और इसे विभाजित किया जाना चाहिए। मतलब ये भी बात कहते हैं संप्रभुता के बहुलवादी विचारक जो हैं कि ये एक ही में सीमित कर देना, सत्ता को केंद्रित कर देना गलत भी है। सारे समुदायों में विभाजित होती है सत्ता, ऐसा वो मानते हैं और ऐसा होना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत नहीं है। बहुलवाद के विकास में ये करीब बहुलवाद जो डेवलप हुआ ये करीब प्रथम विश्व युद्ध के आसपास का टाइम था, मतलब 20वीं सदी के पूर्वार्ध के आसपास का टाइम, जिसमें ये बहुलवादी सिद्धांत डेवलप हो रहा था। तो ये हम कारण देख रहे हैं कि बहुलवाद का विकास किन रीजन से हुआ। तो कुछ एक रीजन थे, जैसे एकत्ववादी विचारधाराएं पनप चुकी थी, आई थी सामने, जैसे हीगल, आदर्शवादी हीगल, जिन्होंने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यहाँ तक कहा। रूसों की सामान्य इच्छा का सिद्धांत भी इसी तरह का था, जो सामान्य इच्छा को बहुत असीमित रूप से संप्रभु बताता है। समाजवाद का प्रसार हो चुका था। तो इन सभी ने राज्य को असीमित रूप से शक्तिशाली बना दिया था। तो इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बहुलवाद का उदय हुआ। तो सब एक ही दिशा में जा रहे थे तो कोई उसका
एक डिफरेंट उसके अपोजिट विचारधारा या उसकी प्रतिक्रिया के वजह से बहुलवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के आसपास की बात है ये। प्रथम विश्व युद्ध में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी कि इस दौरान राज्यों ने अपने नागरिकों से उनसे काफ़ी समर्पण की मांग की थी। तो राज्य बहुत शक्तिशाली हो गए थे इस समय। नागरिकों की कोई विश्व युद्ध के टाइम पे उनसे सिर्फ समर्पण ही एक तरह से उन्होंने बहुत झेला था। इसकी प्रतिक्रिया भी स्वाभाविक थी और बहुलवाद इसके फलस्वरूप भी एक रीज़न ये भी था। राज्य का कार्यभार अब तक बहुत बढ़ चुका था, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पनप चुकी थी और बहुत सारे कार्यों को ओढ़ लेने की वजह से भी राज्य असमर्थ हो रहे थे काम करने में। राज्य की अयोग्यता में वृद्धि हो रही थी। तो इस तरह से एक छत्रता राज्य की स्वीकार करना अब थोड़ा सा गलत लग रहा था और राज्य इसमें समर्थ भी नहीं हो पा रहा था। तो बहुलवादियों ने इसको भी निशाना बनाया। ये हम देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये जो बहुलवादी विचारक हैं ये डेफिनेटली एकलवादी जो परंपरागत सिद्धांत था संप्रभुता का उसके विरुद्ध सामने आए थे। तो ये उसकी आलोचना करते हैं। तो यह हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहला पॉइंट यह हम देख रहे हैं संप्रभुता के परंपरागत सिद्धांत जो एक एकलवादी सिद्धांत है उसकी बहुलवादी क्या आलोचना करते हैं। हमने पहले भी एकलवाद हम पढ़ चुके हैं और उसकी आलोचना हमने उस जगह पर नहीं की थी, पर हम यहाँ पर एकलवाद की आलोचना भी साथ में देख लेते हैं जो बहुलवादियों ने की है। लगभग वही आलोचना एकलवादियों की हम सभी करते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि जिस तरह से एकलवादियों ने संप्रभुता का चित्रण किया है उसके लक्षण बताए हैं और राज्य को सर्वोपरि और सर्वोच्च और संप्रभुता को अखंड और एक केंद्रित माना है, असीमित माना है और राज्य को सारी शक्तियां प्रदान कर दी हैं। तो उसको आलोचित करते हुए कहते हैं कि वर्तमान समय में आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं व्यक्तियों की और राज्य उनको पूरा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी डिफरेंट तरह की आवश्यकताएं मनुष्य की अब उसकी सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक तरह तरह की आवश्यकताएं होती हैं और इसके लिए मनुष्यों को अनेक प्रकार के समुदायों की ज़रूरत होती है। एक अकेला राज्य इन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। तो ये राज्य को इस तरह के सारे कार्यभार सौंप देना और राज्य की ही जिम्मेदारी मानना इन सारे फील्ड्स को संभालने की, ये गलत है। दूसरी आलोचना करते हैं कि ये ऐसा मानना, एकलवादियों का ऐसा मानना, इस तरह की असीमित संप्रभुता का या राज्य को सर्वोपरि मानने की बात ऐतिहासिक दृष्टि से भी गलत है और ये कहते हैं कि इतिहास में कभी भी ऑस्टिन जैसा पूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य दिखाई नहीं देता। जैसे अरस्तू के विचार हम देखते हैं उस पुराने टाइम पे कि राज्य को अरस्तू समुदायों का समुदाय और सर्वोच्च समुदाय तो बताता है पर उसको कानून से ऊपर नहीं रखता। मध्यकाल में भी राज्य धार्मिक संस्थाओं और समाज के बंधनों से बाध्य था। प्राचीन भारत में भी राज्य धर्म के अधीन था। तो जिस तरह का चित्रण एकलवादी करते हैं उस तरह का राज्य तो कभी दिखाई नहीं देता। वर्तमान में भी हम देखें तो राज्य बहुत सारे आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय बंधनों से अभी भी सीमित होता है, उसके ऊपर बहुत सारे बंधन होते हैं। तो वो जो चित्रण करते हैं संप्रभुता का वो गलत करते हैं। तीसरी आलोचना कि ये जो एकलवादी सिद्धांत है ये व्यक्ति को पूरी तरह से साधन बना देता है और राज्य को चरम साध्य मान लेता है। तो इस तरह का मानना वर्तमान समय में उचित नहीं है। व्यक्ति हमेशा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। चौथी बात कि ये लोकतंत्र के अनुरूप नहीं है संप्रभुता का जो एकलवादी सिद्धांत है। और पांचवी बात कि राज्य कानून का मात्र अन्वेषक और उद्घोषक है, निर्माता नहीं है। एकलवादी गलत कहते हैं।
क्योंकि कानून किसी भी तरह का नहीं बनाया जा सकता। कानून हमेशा वह बनाया जाता है जो परंपराएं, जो रीति रिवाज पहले से प्रचलित होती हैं, बस उनको सही तरीके से उनका सिस्टमेटिक तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता है, ऑथोरिटेटिव तरीके से उनका प्रेजेंटेशन होता है। कानून और रीति रिवाजों की फॉर्म में पहले से होते हैं। छठी बात कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और अन्य संस्थाओं के उदय के बाद अब ये धारणा असंगत हो गई है, क्योंकि राज्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अभी भी बाध्य है, अंतर्राष्ट्रीय कानून मानने को वो बाध्य है। तो इस तरह का जो चित्रण एकलवादियों ने किया था संप्रभुता का, ये पूरी तरह से सही नहीं है और बहुलवादी उससे बिल्कुल सहमत नहीं है। बहुलवादी अब जो सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं वो हम देखते हैं कि बहुलवाद क्या मानता है। बहुलवादी मानते हैं कि राज्य केवल एक समुदाय है, और यहाँ हम लॉस्की का एक स्टेटमेंट यहाँ देख रहे हैं। लॉस्की कहते हैं कि समुदायों के अनेक प्रकारों में से राज्य भी एक है और अन्य समुदायों की तुलना में व्यक्ति की भक्ति का उच्चतर अधिकारी नहीं है। मतलब राज्य जिस तरह से और भी बहुत सारे समुदाय होते हैं वैसे ही एक समुदाय है। कुछ आर्थिक क्षेत्र से संबंधित समुदाय होते हैं, कुछ धार्मिक क्षेत्र से, और राज्य भी वैसे ही है, बस वो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। और बहुलवादी कहते हैं कि उसको बस अपने क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए, अन्य क्षेत्रों में उसको दखल देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कहते हैं कि राज्य और समाज में अंतर है, समाज व्यापक है और राज्य उसका अंग मात्र। जबकि एकलवादी जो सिद्धांतवादी थे वो संप्रभुता युक्त समाज को ही राज्य कहते थे, पर ये कहते हैं कि समाज व्यापक है और राज्य उसका एक छोटा सा पार्ट है। राज्य उसका केवल अंग मात्र है, वो सब कुछ नहीं है, वो उसका एक अंग मात्र है। मतलब ये ना तो समाज का सहगामी है और ना ही उससे ऊपर है, बल्कि ये तो समाज से थोड़ा निम्नतर स्थिति पर है और समाज के अंदर ही कुछ विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केवल एक बना हुआ संगठन मात्र है। तीसरी बात ये कहते हैं, ये नियंत्रित राज्य सत्ता में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि बाहरी क्षेत्र में राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून से और आंतरिक क्षेत्र में भी अपने नागरिकों के अधिकारों से सीमित होता है। राज्य ऐसा नहीं कि जो चाहे वो कर सकता है, बाहरी क्षेत्र में भी वो बाध्य होता है और आंतरिक क्षेत्र में भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर पाएगा। वो नागरिकों के अधिकारों का उसे ध्यान रखना पड़ता है और भी बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, सदाचार का, नैतिकता का, परंपराओं का, रीति रिवाजों का। चौथी बात जो ये कहते हैं कि कानून राज्य से स्वतंत्र व उच्च है। इनका मानना है कि ऐसा नहीं है कि राज्य का सारे आदेश कानून है। डिग्वी कहते हैं कि विधि राज्य से श्रेष्ठ, स्वतंत्र और पूर्णकालिक होती है। क्रैब कहते हैं, यहाँ हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि राज्य विधि का नहीं बल्कि विधि राज्य का निर्माण करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि राज्य का हर आदेश या जो भी चाहे वो कानून बना सकता है। कानून बेटर प्लेस पे है, राज्य से ऊपर है। पांचवी बात, ये विकेंद्रीकरण में विश्वास करते हैं। सत्ता का ज़्यादा से ज़्यादा विकेंद्रीकरण होना चाहिए, उसे बटा हुआ होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा संस्थाओं और लोगों में शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। एकलवाद की तरह नहीं, उससे विपरीत बात ये करते हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व पर भी विश्वास करते हैं, स्पेशली GDH कोल को इसके लिए जाना जाता है। और ये मानते हैं कि व्यवसायों के आधार पर विभिन्न समुदायों में सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, सत्ता संघात्मक होनी चाहिए। जो विभिन्न व्यवसायों के ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें भी शक्ति बटी हुई होनी चाहिए, उनको भी शक्ति मिलनी चाहिए। छठी बात कि हालांकि फिर भी इतना सब होते हुए भी ऐसा नहीं है कि राज्य के अस्तित्व का विरोध करते हैं, यह अराजकतावादी नहीं है। ये राज्य को भी जरूरी मानते हैं और राज्य के अस्तित्व का विरोध नहीं करते, और ये राज्य को प्राथमिकता भी देने के लिए फिर भी तैयार है। और मतलब वैसे तो ये मानते हैं कि जिस तरह से और संगठन है और समुदाय हैं वैसे ही राज्य है, पर फिर भी ये राज्य को हटाने की बात नहीं करते। राज्य भी जरूरी है। इवन यहाँ तक भी कहते हैं कि राज्य और समुदायों से थोड़ा बेटर स्थिति पर भी है, प्राथमिकता भी देने को तैयार हैं,
क्योंकि वो दूसरे समुदायों के बीच मध्यस्थता करता है। और सातवीं बात कि ये जनतंत्र का पक्ष पोषण करते हैं, ये जनतंत्रवादी हैं, लोकतंत्रवादी हैं। और ऑस्टिन के एकलवाद से के विरुद्ध ये सारे जनतांत्रिक मूल्यों पर, जैसे शक्ति के विकेंद्रीकरण पर, व्यक्तियों की इम्पोर्टेंस पर ज़्यादा जोर देते हैं। बहुलवाद की भी आलोचना हम कर सकते हैं। पहली बात कि ये अगर बहुलवादी सिद्धांत को हम पूरी तरह से मान्यता देते हैं तो ये अराजकतावाद को प्रोत्साहन देना होगा, क्योंकि ये सत्ता को बिखेर देता है, ये राज्य पर डाउट करता है, ये राज्य को इम्पोर्टेंट नहीं मानता है। दूसरी बात कि सभी समुदायों को समान मानना गलत है। ये प्रैक्टिकली बहुत अजीब लगता है कि जैसे एक मनोरंजन के लिए बना हुआ क्लब और राज्य दोनों बराबर स्थिति में हो, ये बड़ी विचित्र सी बात है। तो सभी समुदायों को समान मानना गलत है। प्रैक्टिकली राज्य ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल निभाता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करता है, तो उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा है। तीसरी बात कि राज्य की सर्वोपरि सत्ता के बिना संघर्षों का समाधान कैसे संभव होगा। अगर राज्य को सर्वोच्च स्थान नहीं दिया जाता तो वो दूसरे समुदायों में जो संघर्ष होता है उसको कैसे सॉल्व कर पाएगा। चौथी बात कि बहुलवाद जिस एकलवादी निरंकुश सत्ता पर आक्रमण करता है वो वस्तुतः है ही नहीं, मतलब जिस तरह ये अटैक करते हैं उस तरह का एकलवादी राज्य भी ऑस्टिन भी क्लेम नहीं करता, कभी था भी नहीं, बस हीगल जरूर दिखाई देता है। अदरवाइज कोई जो सारे विचारक जो भी संप्रभुता की बात करते हुए दिखाई देते हैं, परंपरागत एकलवादी, वो भी कोई ना कोई सीमा तो लगाते ही हैं। तो इनकी जो अटैक हैं वो गलत है। ये हम संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत देख चुके हैं। धन्यवाद।